हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन। सबसे पहले हम मृदा अपरदन का अध्ययन करने से पूर्व मृदा के बारे में समझेंगे। मृदा किसे कहते हैं? तो देखिए, मृदा धरातल की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों से टूटे हुए कण और वनस्पति के हुमस से निर्मित होती है, मृदा कहलाती है। तो मृदा की क्या परिभाषा है? मृदा धरातल की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों से टूटे फूटे कणों और वनस्पति से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्ते झड़ते हैं उससे हुमस का निर्माण होता है। उस हुमस के द्वारा जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। तो मृदा मुख्य रूप से हमारे संपूर्ण जैव जगत का आधार है। संपूर्ण जैव जगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? मृदा पर। मानव अपने खाद्यान्न की पूर्ति मृदा से ही करता है कृषि कार्य के रूप में। तो संपूर्ण जैव जगत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर करता है। और जब मृदा में अवांछनीय तत्वों के कारण मृदा की उर्वरकता में जब कमी आती है तो उसे हम मृदा ह्रास के नाम से जानते हैं। मृदा ह्रास कह सकते हैं या मृदा अवनमन के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जब विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, चाहे वो जल हो चाहे वायु हो, प्राकृतिक या भौतिक कह सकते हैं हम, भौतिक शक्तियों के द्वारा मृदा का जब कटाव होता है तो उस कटाव को ही हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा मृदा के कटाव को ही हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। अपरदन का मतलब होता है उतरना, क्योंकि भौतिक शक्तियों के माध्यम से जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके स्थानांतरित होती है तो ये मृदा का कटाव होता है। इस मृदा के कटाव को ही हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। अब मृदा अपरदन के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले देखिए मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन का अर्थ तो हो ही गया स्पष्ट कि मृदा के कटाव को ही हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले देखिए भूवैज्ञानिक अपरदन। भूवैज्ञानिक अपरदन से तात्पर्य भौतिक शक्तियों के द्वारा, जहां पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता हो, भौतिक शक्तियों के द्वारा सेल की जो चट्टानें होती हैं उनका जो टूटने फूटने से जो अपरदन होता है उस अपरदन को हम भूवैज्ञानिक अपरदन के नाम से जानते हैं। अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से जहां पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा जो अपरदन होता है उस अपरदन को हम भूवैज्ञानिक अपरदन के नाम से जानते हैं। दूसरा है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन का तात्पर्य होता है जल के माध्यम से जो अपरदन होता है उस अपरदन को हम जलीय अपरदन कहते हैं। जलीय अपरदन के कई रूप हैं। देखिए, पहला है वर्षा बूंद अपरदन। जब वर्षा के माध्यम से धरातल पर सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो इससे वर्षा के कण मृदा के कण असंगठित होते हैं। यानी जब वर्षा होती है तो प्रत्यक्ष रूप से जब वर्षा की बूंदें धरातल पर गिरती हैं तो इससे मृदा के कण असंगठित होते हैं और असंगठित होने के कारण उनमें कटाव होता है। उस कटाव को ही हम वर्षा बूंद अपरदन के नाम से जानते हैं। तो जलीय अपरदन में पहला कौन सा पॉइंट है हमारा? वर्षा बूंद अपरदन। दूसरा है परत अपरदन। परत अपरदन, जब धरातल पर जब जल प्रवाहित होता है तो धरातल की ऊपरी सतह का परत के रूप में अपरदन करता है। इस अपरदन को हम परत अपरदन के नाम से जानते हैं। इनकी जब धरातल पर बहता हुआ जल अपने साथ में और मृदा के कणों को या मृदा की ऊपरी परत को बहाकर ले जाता है तो इस प्रकार के अपरदन को हम परत अपरदन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का अपरदन मुख्य रूप से नदी के जो तटीय भाग होते हैं, नदी का जो नीचे वाला तल भाग होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है। तीसरा है नाली का अपरदन। जब नदी अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो वो कई नालियों के रूप में प्रवाहित होने लगती है, कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, कई धाराओं में बट जाती है और उस धाराओं के माध्यम से जो अपरदन किया जाता है उस अपरदन को हम नालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। तीसरा हो गया हमारा नालिका अपरदन। चौथा है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं? अवनालिका अपरदन नालिका अपरदन का ही विकसित रूप है। यानी कि जब नालिका अपरदन बड़े रूप में होने लगता है तो उस अपरदन को हम अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जल के द्वारा चार प्रकार से अपरदन होता है: वर्षा बूंद के रूप में, परत अपरदन के रूप में, नालिका अपरदन के रूप में और अवनालिका अपरदन के रूप में। तीसरा है हमारा वायु अपरदन। वायु यानी कि पवन के द्वारा
विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण, यानी कि जब वायु क्षैतिज रूप से समानांतर रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में आगे बढ़ती है तो वहां पर जब कोई अवरोध नहीं होता है तो अपने साथ में बालू के कणों को उड़ाकर ले जाती है या मृदा के कणों को उड़ाकर ले जाती है। उस अपर्दन को हम वायु अपर्दन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का अपर्दन सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। वायु अपर्दन सर्वाधिक कहाँ होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तीसरा है चौथा है हमारा समुद्री अपर्दन। समुद्री अपर्दन समुद्र के जो तटवर्ती भाग होते हैं वहां पर समुद्री लहरों के द्वारा जब जल जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्रों में तो इसके कारण ज्वार भाटे के कारण पानी का जब उठाव होता है तो पानी समुद्र के किनारे तक फैल जाता है और फिर अचानक ही जब शांत हो जाता है तो वो जल तो वापस उसी में समुद्र में आ जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी का कटाव भी होता है। तो इस प्रकार के सब सागरीय धाराओं के द्वारा जो सागर के तटवर्ती भागों में मृदा का कटाव होता है उस अपर्दन को हम समुद्री अपर्दन के नाम से जानते हैं। पांचवा है मानवीय क्रियाओं द्वारा अपर्दन, यानी कि मानवीय क्रियाओं के कारण भी मृदा का अपर्दन होता है। जैसे अनियंत्रित पशुचारण के द्वारा मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत जब मानव पशुओं को अनियंत्रित रूप से जंगलों में छोड़ देता है तो वो पेड़ पौधों को छोटे छोटे जो नए नए पौधे उगते हैं उनको उखाड़ लेते हैं जिसके कारण मृदा असंगठित हो जाती है। इसके अलावा पशुओं के खुरों से भी मृदा का कटाव होता है। तो इस प्रकार मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी अपर्दन होता है, उसे हम मानवीय क्रियाओं के अपर्दन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से मृदा अपर्दन के प्रकार हैं भूवैज्ञानिक अपर्दन, जलीय अपर्दन। भूवैज्ञानिक अपर्दन में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जलीय अपर्दन में वर्षा बूंद के रूप में, परत अपर्दन के रूप में, नालिका अपर्दन के रूप में, अवनालिका अपर्दन के रूप में। तीसरा है वायु अपर्दन। वायु के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब बालू के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे हम वायु अपर्दन के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा समुद्री अपर्दन। समुद्र के तटवर्ती भागों में मानवीय क्रियाओं द्वारा अपर्दन। अब हम अपर्दन के यानी कि जब मृदा का कटाव होता है तो इससे कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए तो इन मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव। मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव, तो अपर्दन के दुष्प्रभावों में सबसे पहला है भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी। यानी कि जब मृदा का कटाव होता है तो मृदा का जो ऊपरी भाग उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी आती है। दूसरा है मरुस्थलीकरण में वृद्धि। जब मृदा के कण असंगठित हो जाते हैं और असंगठित होने के कारण वहां पर मुख्य रूप से वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है। तो मृदा अपर्दन का दूसरा दुष्प्रभाव है हमारा मरुस्थलीकरण में वृद्धि। तीसरा है चारागाहों में कमी। जब मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है तो ऐसे मुख्य रूप से जब मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है, मृदा रेतीली हो गई है तो वहां पर चारागाहों में भी कमी आने लगती है, यानी कि चारागाह की कमी होने लगती है। चौथा है प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि। प्राकृतिक प्रकोपों में भी वृद्धि होने लगती है अपर्दन के दुष्प्रभावों के अंतर्गत। कैसे होती है प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि? जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ के कारण वहां पर जब बाढ़ आती है तो अनियंत्रित रूप से जल फैल जाता है और जल फैल जाने के कारण वहां पर जब जल तो सूख जाता है लेकिन जो मुख्य रूप से जो भूमि रहती है वो कैसी हो जाती है, वो मुख्य रूप से उबड़ खाबड़ हो जाती है और इससे प्राकृतिक प्रकोपों में भी वृद्धि होने लगती है। और पांचवा है हमारा उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण। ठीक है, इस प्रकार से मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव हैं। मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव में अपर्दन के कारण मृदा में उर्वरक शक्ति की कमी आ जाती है। उर्वरक शक्ति की कमी आने के कारण मरुस्थलीकरण में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि मृदा में उपजाऊपन के तत्व तो समाप्त हो जाते हैं, जिससे मृदा कैसी हो जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। और मरुस्थलों में जब वृद्धि हो रही है तो चारागाहों में कमी होने लगती है, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि होने लगती है और भूमि उबड़ खाबड़ होने लगती है। इस प्रकार से ये मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव है। अब है मृदा प्रबंधन के उपाय कि किस प्रकार से हम अपर्दन को रोक सकते हैं, किस प्रकार से मृदा का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो मृदा प्रबंधन के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण यानी कि जो वृक्ष है वो यानी कि वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं और जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ आर्द्रता होती है। इसके अलावा जो वृक्षों की जड़ें हैं वो मृदा के कणों को संगठित बनाए रखती हैं और जिससे वर्षा होती है तो वृक्षों के जो जड़ें हैं वो भूमि में जो जल प्रवाहित होता है वर्षा का उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण भूमि में नमी भी बनाए रखते हैं।
तो वृक्षारोपण के माध्यम से जो वृक्षों की जड़ें हैं वो मृदा के कणों को संगठित किए रखती हैं और भूमि के जल स्तर को भी बनाए रखती हैं। इस प्रकार से मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या आवश्यक है? वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है समुच्च रेखीय जुताई। समुच्च रेखीय जुताई का मतलब होता है वे उबड़ खाबड़ भाग, यानी कि जो पर्वतीय भाग होते हैं वहां पर समुच्च रेखाओं के अनुसार हमें जुताई करनी चाहिए, जिससे ढाल के अनुरूप जल प्रवाहित होता रहे, तो वहां पर अपरदन कम होगा। जैसे ये सीढ़ी नुमा भाग है, देखिए समुच्च रेखाओं के अनुसार जब जल यहाँ से प्रवाहित होगा तो यहाँ पर मृदा का जो कटाव होगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर जमा हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ कटाव होगा तो यहाँ जमा हो जाएगी। इस प्रकार से समुच्च रेखाओं के अनुसार हमें जुताई करनी चाहिए, जिससे मृदा का अपरदन कम हो। तीसरा है पलवार बनाना। पलवार का मतलब होता है वे भाग जहाँ पर जल और वायु के द्वारा अपरदन होता है, उस जल और वायु अपरदन को रोकने के लिए हमें ऐसी फसलें उत्पादित करनी चाहिए, जैसे सरसों की फसल, उसके ऊपरी भाग को तो काट दिया जाता है लेकिन निचले जो डंठल वाले भाग है उनको छोड़ दिया जाता है, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार की कृषि करनी चाहिए। चौथा है हमें फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता है स्थान बदल करके कृषि करना, यानी कि एक ही स्थान बदल कर नहीं, बदल बदल करके फसलों का उत्पादन करना। बदल बदल कर कैसे? जैसे एक बार हमने उस खेत में कोई अन्य फसल उत्पादित की है, जैसे एक साल तो हमने किसी खेत में सरसों की फसल उत्पादित कर दी, दूसरे साल उस खेत में हमें सरसों की फसल उत्पादित न करके जैसे अन्य फसल जैसे गेहूं की फसल उत्पादित कर दे। इससे क्या होता है कि मृदा में जो उपजाऊपन है वो समाप्त नहीं हो पाता है, और अगर हम एक ही प्रकार की फसल उत्पादित करेंगे तो उसमें जो आवश्यक तत्व हैं वो समाप्त हो जाएंगे और इससे मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी, हमें उत्पादकता कम प्राप्त होगी। इसीलिए हमें मृदा प्रबंधन के लिए फसल चक्र पद्धति को अपनाना चाहिए, उसमें बदल बदल करके खेती करनी चाहिए। इस प्रकार से ये चौथा है हमारा फसल चक्र। और अगला है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि यानी कि वे भाग जहाँ पर वर्षा कम होती है वहां पर मृदा अपरदन या मृदा के कटाव को रोकने के लिए हमें शुष्क कृषि करनी चाहिए। शुष्क कृषि में कम जल की आवश्यकता होती है। शुष्क कृषि के अंतर्गत जैसे रजके की खेती, चारा उत्पादित करना, इस प्रकार की कृषि की जाती है। छठा है हमारा स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। स्थानांतरित कृषि यानी कि बदल बदल करके खेती करना, पेड़ पौधों को जला करके काट करके स्थान बदल बदल करके जो खेती की जाती है उस खेती को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इससे काफी मात्रा में मृदा का अपरदन होता है, अतः हमें स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी चाहिए और हमें स्थायी रूप से खेत बना करके कृषि करना चाहिए। अगला है अनियंत्रित पशुचारण पर रोक। अनियंत्रित पशुचारण पर भी हमें मृदा प्रबंधन के लिए रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो पशु हैं वो छोटे छोटे जो नए नए पेड़ पौधे उगते हैं उनको उखाड़ करके खा लेते हैं, जिससे जैसे ही वो पेड़ उखड़ता है तो उसके साथ साथ मृदा के कण भी असंगठित हो जाते हैं। इसके अलावा जब पशुओं को अनियंत्रित रूप से चरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उनके खुरों के माध्यम से भी मृदा के कण असंगठित होते हैं। अगला है बाढ़ क्षेत्रों पर नियंत्रण। बाढ़ के माध्यम से भी काफी मात्रा में मृदा का अपरदन होता है, मृदा का कटाव होता है। इसीलिए जिन भागों में बाढ़ आती है वहां पर उन क्षेत्रों पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। बाढ़ के जल को बांध के रूप में एकत्रित करना चाहिए, जिससे मृदा का कटाव कम हो। तो इस प्रकार से मृदा प्रबंधन के उपायों के अंतर्गत हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, समुच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करनी चाहिए, और हमें जो डंठल वाली खेती होती है, निचले वाले भाग जैसे सरसों की खेती में ऊपर वाले भाग को तो काट लिया जाता है, निचले वाले भाग को छोड़ दिया जाता है, तो पलवार कृषि करनी चाहिए, फसल चक्र पद्धति अपनानी चाहिए, शुष्क कृषि करनी चाहिए, और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी चाहिए, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए, और बाढ़ क्षेत्रों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार से यह आपका मृदा अपरदन का टॉपिक कंप्लीट